बेटा वीडियोस ऑन कर लो। Good morning. We'll wait for a minute and let others also join in. How had been your exams going? Good, sir. Very good. So how many exams are left? One more to go? Right? One more exam to go? Yes, sir. Physics. Physics, okay. Okay, बेटा let's get प्रियांशु एंड started. हिमांशु, स्विच ऑन योर वीडियोस बेटा। Priyanshu, please switch on your video. And Rajneesh also. Okay, so let's get started. आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे स्टैटिस्टिक्स. ओके, सो व्हाई स्टैटिस्टिक्स? आप ये सब्जेक्ट जो है मैथ्स का, ये ब्रांच स्टैटिस्टिक्स का पढ़ते आए हैं पहले काफी क्लासेस, काफी अर्ली क्लासेस में हम ये पढ़ना शुरू कर देते हैं, राइट? तो इसका यूज क्या है? व्हाई डू वी स्टडी स्टैटिस्टिक्स एंड डू दीज pretty long problems, right? This is one of the topics which possibly has the most time consuming problems to solve, right? हम क्यों पढ़ते हैं statistics? Somebody can give his or her views. Why do we study statistics? क्या फायदा होता है statistics का हमें? बेटा रेडमी से किसी ने एंटर किया है, प्लीज अपना नेम से एंटर करिए, रीनेम करिए बेटा। ठीक है बेटा। बताइए, somebody has any views कि हम statistics क्यों पढ़ते हैं? देखिए हाँ, गुड मॉर्निंग। देखिए स्टैटिस्टिक्स जो है, अगर कोई सच में पूछे कि अप्लाइड मैथ्स में, कि जिस मैथ्स का यूज होता है इन डे टू डे लाइफ, इन साइंटिफिक पर्पसेस, इन प्रिडिक्शंस, सो मेनी फील्ड्स, राइट? तो वो है स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स जो है वो मैथ्स की सबसे वाइडली अप्लाइड ब्रांच है, ठीक है? तो इसका यूज हर चीज में, हम जो भी चीज डे टू डे लाइफ में बोल रहे हैं, एक्चुअली उसमें ज्यादातर स्टैटिस्टिक्स छुपे होते हैं, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल मेजरमेंट से लाइफ तो नहीं बनी है, ठीक है? तो कुछ एग्जाम्पल्स बताइए जहां पे आप ऐसी चीज यूज कर रहे हैं जहां पे हमने स्टैटिस्टिक्स का यूज हो चुका है और हम उस वैल्यू को यूज करते हैं जो स्टैटिस्टिक्स की वजह से निकाली गई है, बिना सोचे कि ये स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू है. इस तरह के कुछ एग्जाम्पल बताइए डे टू डे लाइफ में. एनीबडी?
Nobody can think of an example. Okay, let me give you one example. So we say that the temperature of a human is 98.4 degree Fahrenheit. Is this true for every individual? Does every individual has exactly 98.4 degree Fahrenheit of body temperature? No, No, sir. sir. No, sir. So this is actually a value which is a central tendency of measurement done across a very large number of people over a large number of time periods. ठीक है, तो हम इसको डे टू डे लाइफ में ऐसे ही बोल देते हैं कि हाँ क्या टेम्परेचर होना चाहिए एक इंडिविजुअल का 98.4, बट ये रिजल्ट स्टैटिस्टिक्स से आया है, ये कोई एक आदमी का मेजरमेंट नहीं है, या ये ऐसा नहीं है कि एक मीटर स्केल की लेंथ है जो हमेशा सेम ही होती है। सब लोगों का दिन के अलग अलग समय में, अलग अलग देश में, हर जगह अलग टेम्परेचर होता है हर एक इंडिविजुअल का, फिर भी हम एक नंबर बोलते हैं जिसको हम ये मान लेते हैं। उसी तरह से ब्लड प्रेशर है, बॉडी शुगर लेवल्स हैं, राइट। तो जैसे शुगर लेवल्स है, तो अगर हम जो भी वैल्यूज हम ये बोलते हैं कि हेल्दी पर्सन के क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, वो सब स्टैटिस्टिक्स का रिजल्ट है। ठीक है, अब कोई और बताइए एग्जाम्पल जो आपने सुना हो जो स्टैटिस्टिक्स का यूज करके निकाला गया है। Some of you are from the commerce, right, background. तो आप कॉमर्स में से कोई एग्जाम्पल बताइए। आपने सुना लोग कहते हैं आज मार्केट बहुत अच्छा है, आज मार्केट डाउन है, सुना है आपने लोगों को ऐसे कहते? तो वो क्या बोलते हैं कि आज सेंसेक्स ऊपर गया है, आज निफ्टी ऊपर गया है, ऐसा बोलते हैं लोग, राइट? यस सर। तो ये सेंसेक्स क्या है? ये किसी एक इंडिविजुअल मेजरमेंट की वैल्यू है? सर एवरी। ये एक सेंट्रल टेंडेंसी है, बहुत सारे जैसे 50 या 100 स्टॉक्स को की वैल्यू को लेकर उसकी एक सेंट्रल टेंडेंसी निकाली गई है। ठीक है ना? उसी तरह से वेदर में भी हम बोलते हैं कि आज का दिन कल के अपेक्षा ठंडा है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आज का टेम्परेचर कल के लोएस्ट टेम्परेचर से हर समय लोअर है, ये तो मतलब नहीं है। वी से ऑन एन एवरेज इट इज कोल्डर टुडे। तो स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसके बिना शायद हम कोई स्टेटमेंट दे ही ना पाए। कोई भी न्यूमेरिकल स्टेटमेंट देना बहुत मुश्किल हो जाता है स्टैटिस्टिक्स के बिना, लेकिन हम इस बारे में सोचते नहीं है। हमें लगता है कि हाँ ये तो वैल्यूज हैं, but we don't think that it has come through hard work of statisticians. ठीक है, तो इस पर्सपेक्टिव के साथ आप स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे तो you will realize that how important this branch is and why we are doing what we are doing. Okay, so let's move forward. So statistics करता क्या है? इस ब्रांच के जरिए हम करते क्या है? हम क्या करते हैं कि देखिए इंडिविजुअल मेजरमेंट्स ऑलरेडी वी अंडरस्टैंड, राइट। फॉर इंस्टेंस अगर कोई हमको कहता है कि एक व्यक्ति की हाइट बताइए, ठीक है, वी टेक अ मीटर स्केल एंड वी मेजर हिज हाइट एंड वी कैन टेल अ नंबर which has some precision. It may not be absolutely accurate, but we can give an answer. So we can say his height is 165 centimeters. So that is the answer we can give. But if somebody asks for height of a group of people, right? Now the problem becomes trickier because there is no individual height you can give as an answer. So for example, the height of students in
11th standard in SDRV. Okay, now this cannot be an individual number. It is a collection of numbers now. Now the challenge is that how do you describe how this collection looks like? ठीक है, ये एक चैलेंज आता है हमारे सामने, और इस चैलेंज को स्टैटिस्टिक्स जो ब्रांच ऑफ मैथ्स है वो एड्रेस करती है। तो हम क्या कोशिश करेंगे कि ग्रुप ऑफ डेटा को किस तरह से डिस्क्राइब करें, राइट? अब कैसे डिस्क्राइब करें? कोई एक इंडिविजुअल नंबर नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हम डिजाइन कर पाए जिनको बताने से जब कोई सुन रहा है उसको कुछ तो इंफॉर्मेशन मिले इस डेटा के बारे में। एंड मोर सच इंफॉर्मेशन वी रिवील, the other person is able to understand more and more about this data. Okay, and this we do without revealing any individual data. हम इंडिविजुअल डेटा में इंटरेस्टेड नहीं है, पूरे ग्रुप के डेटा में इंटरेस्टेड है। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है कि केवल सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन ही होता है, लेकिन ये दो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी आपने क्लास 10 में काफी डिटेल में पढ़ी है। सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब है? सेंट्रल टेंडेंसी वो रिप्रेजेंटेटिव नंबर होता है किसी भी ग्रुप ऑफ डेटा के लिए जिसके अराउंड बाकी डेटा वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये वर्ड हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ये टेंडेंसी क्यों हम इसको बोलते हैं? क्योंकि स्टैटिस्टिशियंस ने पाया कि यूजुअली जब कोई मीनिंगफुल डेटा, रैंडम डेटा को छोड़ दीजिए, मीनिंगफुल डेटा हम कलेक्ट करते हैं, तो क्या होता है कि देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ द न्यू डेटा पॉइंट वी ऐड टू कम अराउंड सम नोन डेटा पॉइंट। इसलिए हम कहते हैं ये डेटा की एक टेंडेंसी होती है। ठीक है, अगर रैंडम डेटा है कैलकुलेट हम तभी भी कर सकते हैं, लेकिन मीनिंगफुल डेटा में वो एक टेंडेंसी होती है, और इसीलिए हम इसको नाम देते हैं सेंट्रल टेंडेंसी का। लेकिन ये नंबर्स क्या करते हैं? ये हमको उस डेटा के उस नंबर के बारे में बताते हैं जिसके इर्द गिर्द बाकी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और इसको मेजर करने के हमने 3 तरीके पढ़े हुए हैं, मीन, मीडियन और मोड। Okay, so today we will also revise mean, median and mode, and what do they mean and how do we find them for individual simple type of collections, discrete collections and continuous collections. So we will talk about that. Something new that we will study, okay, is the measure of dispersion. Dispersion क्या होता है? डिस्पर्शन जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं, फैलाव। ठीक है ना, तो सेंट्रल टेंडेंसी ये बता रहा है कि किस डेटा पॉइंट के चारों तरफ इर्द गिर्द सब डेटा पॉइंट इकट्ठे हो रहे हैं, और डिस्पर्शन हमें ये बताता है कि वो उससे ऑन एन एवरेज कितना दूर है वो पॉइंट, यानी कि हमारे डेटा में फैलाव कितना है। यानी कि अगर ये डिस्पर्शन का नंबर छोटा है तो हमें ये पता है कि बाकी पॉइंट्स सेंट्रल टेंडेंसी के बहुत निकट हैं, और अगर ये नंबर बड़ा है इसका मतलब बाकी पॉइंट सेंट्रल टेंडेंसी से दूरी पर है। ठीक है, तो एज वी डू मोर वी विल अंडरस्टैंड इट मोर। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? सर, या सर काजल, नागर, कनिका, हिमांशु, सर मुझे ना विजिबल नहीं हो रहे, मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम है। आपको विजिबल है सर? कैमरा तो ऑन है इनका। नो कनिका, योर स्क्रीन इज डार्क। Can you see if something is blocking your camera, Kanika? And Saurav, Yes, you sir. are also not visible at all. Your screen is not appearing. I can see others.
Kanika, please reorient your phone. It's not pointing at your face. सौरभ, आपका आ गया है विजुअल, ठीक है। कनिका, आपका अभी भी विजुअल नहीं आ रहा है, आप उसको रीओरिएंट करके देखिए थोड़ा। आई थिंक यू हैव टू होल्ड योर स्क्रीन, कैमरा करेक्टली, ठीक है। Still your visual is not coming. Okay, so please try. You can check it out yourself on your screen. So करके देखिए और please do it. Okay, I'll continue in the meantime. ठीक है, तो जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ओके, तो स्टैटिस्टिशियंस का पहला काम क्या है कि डेटा को कलेक्ट करना, ओके, एंड टू कलेक्ट, दे कलेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, ओके। कई तरह का डेटा हो सकता है, क्वालिटेटिव डेटा हो सकता है, फॉर इंस्टेंस, राइट। या कनिका, नाउ योर विजुअल इज देयर। तो क्वालिटेटिव डेटा किस तरह से मिलता है? Give me an example of some qualitative data that a statistician might collect. बेटा थोड़ा इंटरेक्ट करिए तभी सीखेंगे। दिस इज अ ब्रांच दैट यू शुड इंटरेक्ट टू लर्न। कोई क्वालिटेटिव डेटा बताइए जो कलेक्ट करे कोई। Sir, like weight of students of class 11th. बट दैट इज क्वांटिटेटिव डेटा, क्योंकि वेट तो नंबर होगा ना। क्वालिटेटिव बताइए। क्वालिटेटिव मतलब जिसको नंबर से नहीं डिपिक्ट कर पाते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए हम सेंसस का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो सेंसस के डेटा में हम ये भी कलेक्ट करते हैं कि रिलीजन क्या है लोगों का। रिलीजन इज क्वालिटेटिव डेटा, इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज अ नंबर, राइट। Similarly, we also collect caste data, we collect the region data, where they are born, we collect all these data, okay. We might collect their ethnicity data. So all these data are qualitative data, right? They are not representable as numbers. तो स्टैटिस्टिशियंस ऐसे डेटा को भी कलेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली क्वांटिटेटिव डेटा विच आर न्यूमेरिकल डेटा, लाइक कनिका जस्ट सेड, वेट ऑफ स्टूडेंट्स, height of students, okay, income of people, all these would come in quantitative data. We might also collect data which are survey ratings, okay. Ratings are usually what type of data? This is qualitative data which has been converted to numbers, right? So for example, you take a Ola ride. At the end of the Ola ride, they ask you how satisfied are you from the ride? And you say 5 star, 4 star, 3 star, right? Now, satisfaction is qualitative data and it has been converted by giving stars into quantitative data. So, different type of data gets converted. लेकिन हम जो है फिलहाल केवल एक ही तरह के डेटा पे फोकस करने वाले हैं। टू कीप आवर लाइफ सिंपल, वी विल ओनली फोकस ऑन क्वांटिटेटिव डेटा, मींस द डेटा व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स, ओके। हम केवल उसी पे फोकस करेंगे। तो अब डेटा कलेक्ट कर लिया गया है, ओके। अब एक बार जब डेटा कलेक्ट हो गया तो उसके बाद क्या होगा कि वो उस डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, राइट।
अभी इस डेटा को ऑर्गेनाइज जब करते हैं तो लेट्स सी कि सबसे सिंपल फॉर्म क्या है, रॉ डेटा है, ठीक है ना। ये जो है, जस्ट अ सेकेंड, कनिका बेटा वीडियो ऑन कर लो। ठीक है, रॉ डेटा, राइट। तो रॉ डेटा क्या है कि जैसा कलेक्ट किया डेटा वैसा ही है, ठीक है ना। तो कोई भी डेटा था, यू कैन सी दीज नंबर्स आर बिटवीन 1 to 12, ओके। दिस कुड बी यू नो समथिंग, राइट। let's it could be, let's say, age of the youngest child in each household of a building. It could be something as simple as that, okay. And it comes out to be a number between 1 to 12, for instance, right. So whatever he went to first house, collected 6, went to next house, collected a number 11, and so on. तो जो लिखा है वही है, इसको बोलेंगे हम raw data. Sometimes another word you will also see is ungrouped data for this, okay. The better word is raw data as such, because जैसा मिला वैसा है। फिर हम इस डेटा के साथ एक प्रोसेसिंग कर सकते हैं। व्हाट इज दैट प्रोसेसिंग? सॉर्टेड डेटा, राइट। हमने सॉर्ट कर दिया एज पर द वैल्यू। कैन समबडी टेल मी, हम सॉर्टेड डेटा किस सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं? The mean. वेरी गुड। मीन के लिए तो हम जो नो सॉरी मीन नहीं करते हैं, आई एम रियली सॉरी, मीन नहीं। व्हाट इज द वन वी यूज सॉर्टेड डेटा फॉर? मीन में सॉर्टेड डेटा नहीं चाहिए, किस में चाहिए? Median, sorry. मीडियन। मीडियन हम डेटा को सॉर्ट किए बिना कर ही नहीं सकते, ठीक है। ऑल्दो सॉर्टेड डेटा को देखकर हमें मोड कैलकुलेट करने में भी फायदा हो सकता है, बट इट इज नॉट नीडेड। सबसे ज्यादा हमें सॉर्टेड डेटा की जरूरत है मीडियन के लिए। मीडियन एक ऐसी सेंट्रल टेंडेंसी है जो बिना सॉर्टिंग के नहीं में ढूंढी जा सकती, ओके। तो अब लेट्स कम टू द नेक्स्ट लेवल। Next level of organizing your data is to put it into the discrete frequency distribution. ठीक है, तो pay attention to every word discrete. What is the meaning of word discrete? Discrete का क्या मतलब होता है? Anybody? You have read this word in multiple places. बताइए डिस्क्रीट का मतलब? डिस्क्रीट का मतलब होता है इंडिविजुअल, ठीक है। मतलब हर एक आइटम अलग वैल्यू है, ठीक है ना। यानी कि कोई सर्टेन वैल्यूज ही ले सकते हैं आइटम्स, दे कैन टेक ओनली सर्टेन वैल्यूज, ओके। सो ज्यादातर डिस्क्रीट जैसे क्या हो सकता है, मान के चलिए कि मैं ये कहूं कि आपकी क्लास में हमने सबके पेंसिल बॉक्स चेक किए, राइट, और वी रिकॉर्डेड द नंबर ऑफ पेन्स दे हैव कैरीड दैट डे, ठीक है। दिस इज अ सिंपल डेटा टू कलेक्ट। नाउ व्हाट वैल्यूज कैन नंबर ऑफ पेन्स टेक? Either they can be 0 pen, 1 pen, 2 pen, 3, maybe 20. Somebody might be willing to sell pens that day, maybe, but he might be carrying 20. But he can only bring integral number of pens, right? Somebody could not have brought 3.758 number of pens, right? वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह का जो डेटा है जिसकी एक डिस्क्रीट वैल्यू हो सकती है, जैसे इस डेटा में
1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4 एटसेट्रा। तो इस तरह के कलेक्शन को हम बोलते हैं डिस्क्रीट। फिर उसके बाद क्या किया हमने, इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं, हर एक आइटम जो है, ठीक है ना, जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यूज हैं, बिटवीन 1 to 12 हैं वैल्यूज, तो हर एक वैल्यू एक ही बार लिखी जाएगी। देखिए यहाँ पे 1 एक बार आया था, लेकिन 2 जो है वो मल्टीपल टाइम्स आया था, 3 टाइम्स आया था। तो हमने 1 एक टाइम लिखा, वो कितनी बार आया है, 1 टाइम। 2 लिखा, 2 कितने टाइम आया है, 3 टाइम्स। तो हर एक नंबर कितनी बार आता है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी की तरह लिखा जाता है, राइट। तो इस ना ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाया, ठीक है, देखिए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये बन गया, राइट। आपको आता है, आप बना चुके हैं क्लास 10th में। अब ये बताइए कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए पड़ता है, जरूर चाहिए होता है। मतलब निकाल तो हम हर एक चीज सकते हैं इससे, लेकिन किस को निकालने के लिए हमें रॉ डेटा से काम नहीं चलेगा, हमें सॉर्टेड डेटा भी कंप्लीट नहीं है हमारे लिए, हमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए ही चाहिए, तभी निकाल सकते हैं हम वो सेंट्रल टेंडेंसी। ऐसी कौन सी है, The mode. वेरी गुड। क्योंकि मोड जो है, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी का लार्जेस्ट नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 4 है, तो मोड विल बी 7। The number with the highest frequency is the mode. तो फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी पड़ेगी और वो इस तरह से आती, ठीक है। तो ये किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लेकिन देखिए इस नंबर ऑफ पेन्स के लिए तो ये कोई बहुत बुरा डिस्ट्रीब्यूशन था नहीं, वी आर प्रीटी हैप्पी विद दिस, राइट। लेकिन अब मान के चलिए, मैंने कहा कि एक प्रोजेक्ट आपको दिया कि आप जाकर नोएडा के सब हाउस होल्ड की इनकम पता करके आइए, ठीक है। सो आपको 1 लाख हाउसेस की इनकम आप पता करके आए नोएडा की, ठीक है। अब इनकम किस तरह होंगी लोगों की, मान लीजिए एक हाउस होल्ड है जिसकी इनकम है 25,000 पर मंथ, ठीक है। उसका नेबर है, उसकी है 26,728 रुपीज। उसका नेबर है, उसकी है 1,20,352 रुपीज, राइट। इनकम तो इसी तरह होंगी। नाउ अगर मैं इस डेटा का, इस तरह का डेटा, और ये कितनी रोज हैं यहाँ पे, 1 लाख रोज आर देयर लाइक दिस। अगर मैं इसका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाता हूं, तो क्या वो एक बहुत यूजफुल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आपको लगता है वो बहुत यूजफुल होगा। और उसका अगर हम मोड निकालें, खासकर अगर हम उसका मोड निकालें उस डेटा का, तो क्या हमें, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन हम मेनली मोड निकालने के लिए बना रहे हैं, तो अब मैंने इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन इन 1 लाख रोज का बनाया। तो पहली बात ये बताइए कि व्हाट इज द लाइकली नंबर ऑफ रोज इन द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस डेटा, अकॉर्डिंग टू यू लगभग कितने रोज बनेंगे, रफ नंबर बताइए। एनीबॉडी हैव रफ गैस, एकदम रफ गैस। देखिए थाउजेंड्स ऑफ रोज होंगे इसमें। क्यों होंगे थाउजेंड्स ऑफ रोज,
क्योंकि देखिए किसी की सैलरी इनकम तो है 25,000 एग्जैक्टली, अब किसी की हो सकती है 25,010 रुपीज ऑल्सो, तो उसकी अलग रो बन जाएगी। किसी की है 24,952, उसकी अलग रो बन जाएगी, राइट? नाउ यू टेल मी, इज दैट अ वेरी यूजफुल थिंग? हमें किस स्टडी में फायदा होगा उससे? किसी में भी नहीं। डज इट मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन दिस स्टडी कि एक आदमी 25,000 अर्न करता है, एक 25,010 रुपीज अर्न करता है? आर दे रियली डिफरेंट इनकम्स फॉर एनालिसिस पर्सपेक्टिव? Not really, right? They will have the same social status, isn't it? Same economic status. Am I right? Yes, sir. तो और अगर हमारे पास thousands of rows होंगे, उस डेटा को टेबुलेट करना, उस डेटा से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना डिफिकल्ट तो होगा ही। चलिए मान लीजिए आजकल कंप्यूटर्स हैं, आपने कर भी लिया कंप्यूटर्स, ठीक है, लेकिन प्रश्न ये आता है कि जस्ट बिकॉज somebody is getting 25,010 rupees, 8 people are getting that salary because possibly they work in the same company and at the same level, they are getting exactly the same salary. Does it mean that that number is representative of the entire population? Not at all, right? So this can not only make life difficult, it can in some cases give you very erroneous, very misleading results. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? We move to the next type of collections, organized data, which is grouped data. इसको कभी कभी बिन्ड डेटा भी बोलते हैं, लेकिन आपकी बुक में द वर्ड यूज्ड विल बी ग्रुप्ड। ग्रुपिंग में हम क्या करते हैं? हम बकेट्स बना देते हैं या बिन्स बना देते हैं, ठीक है, या फिर क्लास इंटरवल्स बना देते हैं। व्हाट इज द टेक्निकल टर्म? क्लास इंटरवल्स। और क्लास इंटरवल कैसे बनाएंगे हम इसमें? मान लीजिए 1 to 4, 5 to 8, 9 to 12। अब हमने जितने भी 1 to 4 में नंबर्स थे उनकी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके यहां डाल दिया। इस तरीके से अगर ये सैलरी का होता तो हम अपने बकेट्स बना लेते, मान लीजिए 0 to 25,000 एक बकेट, ठीक है, फिर 25,000 टू मान लीजिए 50,000 एक बकेट, फिर 50,000 टू 1 लाख एक बकेट बना लिया, फिर हम कहेंगे 1 लाख टू 5 लाख एक बना लिया, ओके, एंड सो ऑन। Now, this obviously is a complex situation because unequal interval length हम बना रहे हैं. Most of the times in our exams, we will deal with equal interval lengths. Okay, so like I have done here, 1 to 4, 5 to 8, 9 to 12. ठीक है, तो इस तरह के जब हम डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? ग्रुप्ड। जब हम ग्रुप्ड बनाते हैं तो क्या होता है? We lose some accuracy. हमारी थोड़ी एक्यूरेसी चली जाती है, राइट? क्योंकि इंडिविजुअल डेटा चला गया हमारा। हमने 1 को भी 1:4 में डाल दिया, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी, सबको इक्वल करके डाल दिया एक ही जगह। तो ऑब्वियसली हमारी थोड़ी सी एक्यूरेसी चली जाती है, वी लूज सम एक्यूरेसी, लेकिन वी गेन क्लैरिटी। Okay, the data becomes more clear, we gain brevity. Manchu, switch on your video, beta. ठीक है, lot of students left the class, I don't know why. Yes sir, 5 students left the class. This is very bad. बेटा क्लास एंड तक करना चाहिए, वरना आपको पूरा सीखने को तो मिल नहीं पाएगा। एनीवे, सो ठीक है,
तो जब हम ग्रुप डेटा बनाते हैं, वी लूज सम एक्यूरेसी बट वी गेन क्लैरिटी, वी गेन ब्रेविटी। ओके, ब्रेविटी का मतलब कंसाइज हो जाता है डेटा, ठीक है। और ग्रुप डेटा में भी दो तरह के डेटा होते हैं। कैसे होते हैं? डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस। कैसे पता चलता है? देखिए 1 to 4 है, जो दूसरे का जो लोअर लिमिट है वो 5 है, दोनों के बीच में एक गैप है। अब कंटिन्यूअस कैसे होता है? जैसे मान लीजिए 0.5 to 4.5, तो नेक्स्ट जब शुरू होगा वो भी 4.5 से शुरू होगा। ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, मतलब गैप नहीं है दोनों में। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस और इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस, जहां पे गैप होता है। अब आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि दिस इज द वन दैट वी विल ऑलवेज यूज, कंटिन्यूअस। वी कैन नॉट यूज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का कहीं यूज नहीं होना है, वेरी सिंपल। तो आपको क्या करना है? अगर डिसकंटिन्यूअस डेटा दे देंगे लेकिन एग्जाम में वो आप, ठीक है, तो अगर वो आपको डिसकंटिन्यूअस डेटा देते हैं तो आपको उसको कंटिन्यूअस डेटा में कन्वर्ट करना है। Everybody knows how to convert discontinuous to continuous? Yes, sir. Right? आप क्या करते हो? ये जैसे लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास में से अपर लिमिट ऑफ द प्रीवियस क्लास सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 5 - 4 करा, जो आया उसको डिवाइड बाय 2 किया, फिर उसको लोअर लिमिट में से हर एक में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, हर एक अपर लिमिट में ऐड करते हैं। जैसे 5 - 4 is 1 by 2 is half। सो कंटिन्यूअस बनाने के लिए 1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट किया, 4 में ऐड किया, तो 0.5 to 4.5 हो गया। सिमिलरली 5 में से हाफ सब्ट्रैक्ट किया, 4.5 हो गया, 8 में हाफ ऐड किया, 8.5 हो गया, एंड सो ऑन। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको कंटिन्यूअस बनाना जरूरी है, ठीक है। ये स्टेप बार बार बुक में भी नहीं लिखा होगा, बट आई एम टेलिंग यू कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक में भी बार बार लिखते नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो कंटिन्यूअस बना के ही सॉल्व होगा। ये याद रखिए, हमेशा और हमेशा कंटिन्यूअस यूज होगा, ठीक है। तो ये चीजें एक तरह से रिवीजन था, लेकिन थोड़ा इन डेप्थ रिवीजन था, ठीक है। आप लोग थोड़ा इंटरेक्ट ज्यादा करेंगे तो मुझे पता चलेगा कितना रिवाइज करना है। ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, वी विल डू सेंट्रल टेंडेंसीज इन द नेक्स्ट क्लास एंड मूव फ्रॉम देयर, ठीक है। Okay, all the best for your remaining exam. Do well. Thank Bye you. bye. Bye. You may leave the class. बारिश